सर फिजिकल फिटनेस और टफनेस को रिलेट किया जा सकता है मेंटल टफनेस और कंडीशनिंग से? फिजिकल फिटनेस एंड टफनेस। सो टफनेस मीन्स लाइक जिम में भी जो लोग ट्रेनिंग करते हैं, लाइक वेट ट्रेनिंग करते हैं जो तो वो भी टफ तो रहते ही हैं। और नो डाउट अगर आदमी घर से निकला है स्पोर्ट्स करने के लिए तो टफनेस तो आई जाती है, बिकॉज अगर वो चैलेंजिंग नहीं होगा और खुद के लिए चैलेंज नहीं दे सकता है तो ना तो फिजिकल फिटनेस पा सकता है ना स्पोर्ट्स कर सकता है, और जिस पर्पस से वो गया है तो वो नहीं हो सकता। अब रही फिजिकल फिटनेस की बात, तो फिजिकल फिटनेस अगर आप काउंट करेंगे तो काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं: स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी। और ये सारी चीज़ों के बाद आती कंडीशनिंग, जो कि ज़्यादातर मार्शल आर्ट वाले ही उसको फॉलो करते हैं। कंडीशनिंग हर गेम में प्रॉपरली मतलब अगर आप क्रिकेट को देखोगे या अगर आप एथलेटिक्स को देखोगे या बैडमिंटन को देखोगे तो कंडीशन के तौर पर वो उतने रेडी नहीं रहते। मतलब मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर में मैं रहा और स्टेट मार्शल आर्ट एकेडमी में भी मैं रहा। तो ऐसा एक्सपीरियंस था कि मार्शल आर्ट के अलावा जो दूसरे गेम हैं तो उनके अंदर ड्यूरिंग इंजरीज लड़ने की जो कैपेसिटी रहती है वो उतनी नहीं रहती जितनी मार्शल आर्ट वालों के अंदर रहती है। हमने ड्यूरिंग कंपटीशन देखा है कि फाइटर के टो फ्रैक्चर हो गया, कभी थंब फ्रैक्चर हो गया, नाक में फ्रैक्चर हो गया, बड़े बड़े स्कार्स आ गए हैं, कट गया है, बट फिर भी वो सर्वाइव कर रहे हैं और फाइट लड़ रहे हैं। लेकिन ये चीज़ दूसरे स्पोर्ट्स में आपको देखने को नहीं मिलेगी उतनी। लाइक इंजरी एक पार्ट है स्पोर्ट का और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप अप टू द मार्क करने की कोशिश करते हैं तो नो डाउट इंजरी आपको होती है। हाँ, तो उसमें वही मेरा हमने मतलब अलग अलग कोचेस से और अलग अलग अच्छे अच्छे लोगों से, सीनियर से सुना है। तो वो भी एक कंटिन्यू किया भाई, कभी भी खिलाड़ी वो नहीं होता जो कभी इंजर्ड ही ना हो। वही खिलाड़ी है जो कभी कभी इंजर्ड भी हो, क्योंकि इंजर्ड वही होगा जो पूरी कोशिश करेगा। लाइक कभी क्रैम्प आ जाना या किसी तरीके से इंजरी हो जाना, कभी गलत गिर जाना, तो गलत वही गिरेगा जो गिरने के लिए ट्राई करेगा। जो गिरने के लिए ट्राई नहीं कर रहा है तो वो कैसे इंजर्ड होएगा। तो फिटनेस मतलब अगर आप यूँ कहोगे कि फिटनेस है तो फिटनेस वर्ड ही वहाँ पर है जहाँ पर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और जो कंप्लीट फिट है वो टफ भी है। अगर अगर कोई टफ नहीं है और फिट नहीं है तो वो ना तो टफ है और ना फिट है। तो दोनों एक दूसरे से लाइक कह सकते हैं कि एक दूसरे से मेल खाते हैं। तो अलग अलग नहीं है दोनों। जो फिट है वो टफ है, जो टफ है वो फिट है। सर आजकल क्या हो रहा है कि एंजाइटी इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हो रही है आने वाले समय में। तो जैसे मार्शल आर्ट्स जो कर रहे हैं, जो एकदम ऐसा होता है कि हाई स्टेज पे परफॉर्म करने आते हैं, उनको एंजाइटी इश्यूज हो जाती है, फाइट के पहले हो जाती है। तो उस चीज़ को कैसे ओवरकम किया जा सकता है? एंजाइटी लाइफ से कैसे रिलेट हो सकती है? लाइफ से कैसे वो चीज़ रिलेट होती है? डिप्रेशन समथिंग ना। यस। एंग्जाइटी मतलब एकदम घबराहट होना, कोई चीज़ हो जाए। जैसे क्या होता है कि एक आदमी अपने वॉकआउट के लिए जा रहा है, फाइटर अपने वॉकआउट के लिए जा रहा है, तो उसको एकदम से एंजाइटी हो जाएगी, एकदम से घबराहट होगी कि ये वो सामने वाला फाइटर मुझसे ज़्यादा स्किल्ड है या मुझसे ज़्यादा खतरनाक है, जो भी है। तो उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? क्योंकि काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है। परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ता है? इसके लिए थोड़ा सा एक तो ये है कि अगर इसको ग्राफ वाइज देखा जाए कि एनएक्साइटी कैसे क्या हो रही है, तो एनएक्साइटी का जो लेवल है वो सबका बराबर रहता है। जिसने ज़्यादा ट्रेनिंग करी है उसको भी उतनी ही है, जिसने कम ट्रेनिंग करी है उसको भी उतनी ही है, जिसने एकदम कम करी है उसको भी उतनी ही है। जो चैम्पियन है उसको ये डर है कि मैं हार ना जाऊँ, जो चैम्पियन नहीं है उसको ये डर है कि मैं जीतूंगा कि नहीं। जो नया फाइटर है जो पहली बार मतलब रिंग में आ रहा है उसको ये डर है कि यार पहला राउंड भी क्वालिफाई करूंगा कि नहीं। और अगर आप उनके डर को कंपेयर करेंगे तो वो बराबर ही है। और जिसमें ये डर नहीं है वो ओवर कॉन्फिडेंट है। सो डर सबके अंदर होता है। तो मतलब इसमें मैंने देखा है ज़्यादातर और ये हर एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर रहता है। आप सचिन तेंदुलकर को भी देखते हो तो कभी कभी बोलते हैं नर्वस 90, मतलब 90 के बाद वो बहुत ज़्यादा आउट हुआ। तो मतलब उस लेवल का प्लेयर भी जिसका 30-40 साल तक वो
उस लेवल पे खेल रहा है उसको भी डर रहता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट, लेकिन इसको कम करने का तरीका कह सकते हैं कि लाइक फाइटर्स को या कोई भी स्पोर्ट पर्सन को मेडिटेशन करना चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे फाइटर, आप भी अगर फॉलो करते हो फाइटर्स को तो आप देखते हो वो म्यूज़िक ज़्यादा सुनते हैं। तो म्यूज़िक आपको थोड़ा सा एंगेज करने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि एंग्जाइटी मतलब आप नेगेटिव सोच रहे हो, और जैसे ही आपने नेगेटिव सोचना शुरू किया तो लाइक फिर आप उसमें ही डूबते चले जाते हो, आपकी जो पॉजिटिविटी है वहाँ पर आपका ध्यान ही नहीं जाता है। तो वो एक मतलब आपकी परफॉर्मेंस को डल कर देता है। और जब आप उस लेवल पे जाते हो तो यूजलेस आपके बॉडी के अंदर लाइक एसिड डेवलप होते हैं जो कि आपको ड्यूरिंग फाइट भी इंजर्ड कर सकते हैं। फाइट से पहले आपको लाइक कई बार फाइटर एकदम बढ़िया वार्म अप करके आया है और रिंग तक पहुंचते पहुंचते कूल डाउन हो जाता है। क्यों? बिकॉज वो उस जोन से खो चुका रहता है कि मुझे फाइट करने जानी है, और विद इन 1 मिनट वो कूल डाउन भी हो जाता है बिना कुछ किए। तो इंगेज रहना चाहिए खुद के अंदर, खुद की टेक्निक्स को एंजॉय करना चाहिए। ड्यूरिंग दैट आपको सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें याद रखनी चाहिए कि मेरी लाइक सामने वाले की वीकनेस पे फोकस करना चाहिए कि हाँ वो तो मुझसे बहुत वीक है। इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि वो बहुत ही ज़्यादा वीक है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाऊँ। सो आपको ये सोचना चाहिए कि ये उसकी वीकनेस है और ये मेरी स्ट्रेंथ है, और मेरी जो वीकनेस है उसको मैं बाहर नहीं आने दूंगा और उसको मैं स्ट्रेंथ लेके खेलूँगा। और मेडिटेशन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको मतलब मेडिटेशन आपको आपके अंदर झांकने का चांस देता है। तो वहाँ पर आपका हार्ट, ब्रेन, इसको रिलैक्स होने का टाइम मिलता है, बिकॉज सारी चीज़ें ब्रेन से। तो जितना आपका ब्रेन रिलैक्स रहेगा उस टाइम से, अगर MMA को फोकस करें तो मुझे इस मामले में 2 एक फाइटर बहुत अच्छे लगते हैं, जिसमें से एक रोज़ है, रोज़ नामायूनस। आप उसको देखोगे तो मतलब वो हारने पे बहुत बोर फील नहीं करती है और जीतने के बाद बहुत पागलपन नहीं हो जाती है। वो बहुत काम रहती है, फाइट से पहले भी, फाइट के बाद भी। हाँ, तो लाइक इस टाइप के जो फाइटर हैं, ये अपने इस तरीके के फाइटर अपने परफॉर्मेंस को ज़्यादा लंबे समय तक मेंटेन रख सकते हैं। इनके अंदर कैपेसिटी होती है। मतलब अगर ये फाइटर, इस तरीके के फाइटर हार जाते हैं तो होपलेस नहीं होते, वो इन्जॉय करते हैं उसके बाद भी, और ध्यान रखते हैं कि मैंने क्या गलती करी। तो वो एक अच्छी चीज़ हो सकती है। आप रीडिंग बुक्स एक अच्छी हैबिट हो सकती है। आप अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों के विचारों को सुनिए, पढ़िए, तो वो आपको बहुत काम करते हैं। सर, तो आप अपने टाइम पे जब टूर्नामेंट खेलने जाते थे तो आपको भी एंजाइटी वगैरह होता था इसमें तो आप उस चीज़ को कैसे ओवरकम आपने ये क्वेश्चन पूछा तो इससे मुझे ध्यान आया, हमारा ग्रुप बहुत अच्छा था। तो वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो हम जैसे ही सपोज रिंग में जा रहा हूँ तो मेरे जो पार्टनर्स हैं मुझे बूस्ट अप कर देते थे, यू कैन डू दिस और ऐसे रखना है, वैसे रखना है। सामने वाले की वीकनेस को भी मुझे बता देते थे, और आपको ऐसे रखना है, परफॉर्मेंस को कंटिन्यूस डेवलप करते जाना है। फाइट हम जीत के जा रहे हैं तो मौज मस्ती कर रहे हैं, तो हम एंगेज रखे हुए हैं दिमाग को हमेशा कंटिन्यूस। क्या वीकनेस रही, हमने पिछले राउंड में क्या कमियां करी, थोड़ा सा हम उस पर वर्कआउट करते हैं। और कमियों के ऊपर, अगर आप कंपटीशन के दौरान हैं तो कमियों के ऊपर आपको कम वर्कआउट करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको ही आपको दिखाना चाहिए, तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव। बिकॉज कभी भी वर्ल्ड चैंपियन भी 100% नहीं होता है, वीकनेस उसके अंदर भी रहती है। तो आप बॉक्सिंग देखो, कराटे देखो, लाइक कितना भी बड़ा फाइटर हो उसने पंच खाया होगा मुंह पे, ठीक है। ताइक्वांडो फाइटर देखो, उसने किक खाई होगी मुंह पे। तो शायद कोई एक ऐसा चांस लगा जब सामने वाला एक छोटे से सेकंड के लिए उसके ऊपर भारी पड़ा, इसलिए उसका पंच पड़ा, वो उसको समझ गया उस थोड़ी सी सेकंड के लिए। तो कोई भी कंप्लीट नहीं होता 100%, सबके अंदर गुंजाइश रहती है हारने की। और बस वही है कि वो जो फाइटर उस वीकनेस के ऊपर अपनी कमांड रख ले, उससे जीत जाए, तो वो फिर आप उस जोन से निकल जाते हो कि आपको एंग्जाइटी हो रही है या क्या है, तो आप पूरे उसको माहौल को एंजॉय कर सकते हो और लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। सर, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप गए हो रिंग में और किसी अपोनेंट ने कुछ बोला हो, करा, तो एकदम ऑल ऑफ अ सडन आपको एंजाइटी आ गई हो,
या घबराहट हुआ हो कि नहीं अब इसने कुछ बोला है तो थोड़ा सा मेरे परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करने की आएगा? कोशिश हाँ हाँ जैसे आजकल क्या होता है, आजकल सब है ना ट्रैश वो टॉकिंग करते करते हैं, हैं। यस यस यस। एग्जाम्पल आप ले ले, Face off होता है। कॉनर मैग्रेगर ने जूसे ऑल्डो को किया था मैच के पहले, फाइट के पहले, मेंटल वॉरफेयर। वो काफ़ी ज़्यादा वो मेंटली हार चुका था। लोग बोलते भी है कि वो मेंटल वॉरफेयर के कारण बहुत जल्दी हार गया, वो उस कारण से तो बहुत जल्दी- आपके साथ कभी ऐसा सिनेरियो हुआ है? अगर हुआ है तो आपने उस चीज़ को कैसे ओवरकम किया? मैं लाइक ऐसी सिचुएशन आती थी तो मैं दिमाग से बहुत कंट्रोल रखता था बट फुल एटीट्यूड में रहता था। और मुझे ये मालूम रहता था कि मुझे रिंग के अंदर क्या करना है। और ऐसी सिचुएशन में मेरा जो तरीका था खेलने का वो ये था कि मैं एक डिफेंसिव फाइटर था, लेकिन मैं शुरू के 30 सेकेंड ऑफेंसिव फाइटर था। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मैं जब भी फाइट करता था शुरू में जाता था और सामने वाले से रीच ले लेता था 2 से 3 पॉइंट की, और फिर उसके बाद सेफ खेलता रहता था। सेफ खेलने के चक्कर में सामने वाला गलती करता था और जितनी वो गलती करता था उसका मैं फ़ायदा उठाता था। तो लाइक कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ फाइटर मतलब 19-20 का मेरी फाइट उससे बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत टफ हो सकती है, बट वो वन साइडेड हो जाती थी। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में ही उससे 1-2 पॉइंट की रीच ले लिया है। अब सामने वाले को है कि या तो उस पॉइंट्स को बराबर करे या उस फाइट को जीत जाए। तो बार बार ट्राई करता था। और ट्राई करना मतलब फाइट के अंदर अगर आप देखोगे कि 2 फाइटर कंटिन्यूस तैयार हैं, रेडी हैं, तो वो एक सबसे टफ जोन होता है किसी को भी स्कोर करने के लिए। सबसे आसान तरीका तब होता है जब सामने वाला अप्रोच कर रहा हो। स्कोर लेने के लिए जब अप्रोच करता है तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका होता है। मार्शल आर्ट की लैंग्वेज में उसको मतलब मेरी लैंग्वेज में उसको गलती करना कहते हैं। अगर आप चेस करते 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 और कुछ भी अटैक कर रहे हैं और सामने वाला रेडी है, तैयार है काउंटर के लिए, और अगर आप उसको जज नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे साथ ऐसा ही होता था कि मैं 2 पॉइंट की 3 पॉइंट की रीच ले लेता था, सामने वाले से आगे हो जाता था और फिर इंतज़ार करता था कि ये कोई भी अप्रोच करे, गलती करे, और वो सही भी टेक्निक करता था तो मैं उसको गलती में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ऐसा लगता था कि कैपेसिटी थी। और मैं लाइक मेरी थोड़ी सी ड्यूरिंग ट्रेनिंग इतने अच्छे पार्टनर्स थे कि अच्छी चीज़ ये थी कि हम जब ट्रेनिंग करते थे तो 6 से 7 लोग 8 लोग थे और हम सारे के सारे नेशनल चैम्पियन थे। तो हम ड्यूरिंग एस्पायरिंग ट्रेनिंग डोजो में भी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमारा वो कंपटीशन ही हो रहा है, क्योंकि मैं दूसरी कैटेगरी के चैंपियन के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो हम जब कंपटीशन में जा रहे हैं तो हमारे लिए कोई नया नहीं हो रहा है, हमारे लिए उससे हल्का व्यक्ति आने वाला है। तो हम हमेशा सामने वाले को अपने से हल्का ही समझते थे और वो होता भी था हल्का, क्योंकि मैं तो चैंपियन के साथ ट्रेनिंग करके आ रहा हूँ। सो वो बहुत ईजी हो जाता था। और मतलब कई बार ऐसा होता था कि जो मेरी डल टेक्निक है उसको मैं अप्लाई करता था और उसका कोच बोलता था इसकी इस टेक्निक से बच के रखना। आई एम अ पंच फाइटर, मैं पंच करता था और कभी कभी किक कर देता था। तो कभी कभी किक ऐसा हो जाता था कि मैंने फाइट शुरू करते से ही किक मार दी तो कोच बोलता था कि इसकी किक से बच के रहना, बट मेरी स्ट्रेंथ तो मेरे पंचेज है। तो अब वो मेरी किक से डर रहा है लेकिन पंच खा रहा है उसके चक्कर में। और किक से इसलिए डरते थे कि बिकॉज किक स्कोर ज़्यादा करती है, तो वो सोचता था कि ज़्यादा स्कोर ना चला जाए, तो वो 1 पॉइंट तो खो देता था। बट एक पॉइंट करके फाइट ईजी हो जाती है। बार बार ऐसा हो सकता है कि मुझे 10 सेकंड 20 सेकंड ज़्यादा लगेंगे फाइट करने में, लेकिन वो मेरी फाइट सेफ है क्योंकि मैं वहाँ जीतने ही वाला हूँ। ओके सर। हाँ सर जीएसपी ने एक कोटेशन लिखा था हाँ कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मार्शल आर्टिस्ट एंड अ फाइटर। तो उस पर हमसे डिस्कशन करना चाहते थे कि एक फाइटर और एक मार्शल आर्टिस्ट में क्या डिफरेंस होता है आपके हिसाब से? लेजेंड है जेएसपी, अगर उन्होंने कुछ भी बोला है तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो मतलब उसमें कमी नहीं होगी। तो उसमें अब ये है कि फाइटर और मार्शल आर्टिस्ट, फाइटर वो है जो गलतियां करता है, मार्शल आर्टिस्ट वो है जो गलतियां नहीं करता है, बिकॉज वो टेक्निकल है। फाइटर मतलब कोई भी लड़ने वाला फाइटर हो गया। और लड़ाई मतलब हर तरीके से हो सकती है। आप रोड पे भी लड़ लो, आप कंपटीशन में भी लड़ लो, लेकिन जिसने जो मार्शल आर्टिस्ट है तो लाइक उसकी कमांड ज़्यादा अच्छी है, वो टेक्निकल है, वो वर्क करके आया है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे। मार्शल आर्टिस्ट मतलब उसने अगर मिक्स मार्शल आर्ट देखें तो वो कंप्लीट तैयार हो गया है। वो पंचेस के साथ आया है, वो किक्स के साथ आया है, वो टेक डाउन्स के साथ आया है, वो टेक डाउन डिफेंस के साथ आया है, वो लॉक और चोकिंग के डिफेंस के साथ आया, ऑफेंस के साथ आया। सर क्या ये बोल सकते हैं हम कि जो मार्शल आर्टिस्ट है वो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है फाइटर से?
क्योंकि क्या रहता है कि जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो ना ट्रैश टॉक करते हैं आगे होके, ना कुछ ऐसा करते हैं इससे कुछ उनका डिसिप्लिन वगैरह पे कोई इशू होता है। बट जो फाइटर होते हैं बेसिकली, जैसे कोई स्ट्रीट फाइट करके आया और जो एकदम से ऑक्टेगन पे आ रहा है, वो एकदम से कुछ ना कुछ ट्रैश टॉक करेगा ही करेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये इस दोनों में क्या डिफरेंस है? मार्शल आर्ट्स का जनरली लोग बोलते हैं कि एजिलिटी के लिए रहता है, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए रहता है, कंडीशनिंग के लिए रहता है, फाइटिंग के लिए रहता है कि फाइटिंग एक अलग ही बिजनेस है। तो ज़्यादा डिसिप्लिन मार्शल आर्टिस्ट है कि फाइटर है? नहीं, मार्शल आर्टिस्ट डिसिप्लिन इसलिए हो जाता है बिकॉज एक तो उसका जो एग्रेशन है, वो एग्रेशन अगर एग्रेसिव रहेगा तो दिमाग ही नहीं लगा पाएगा, बिकॉज वो चेंज हो गया। वो मतलब कोई अगर एग्रेसिव कोई फाइटर आया है सपोज, और लाइक चलो फाइट करते हैं, और तो उनकी फाइट मत करवाओ आप। एक टेक्निकल एक मार्शल आर्टिस्ट और एक उसको जो फाइटर है, जो रोड का फाइटर है जिसने कुछ भी टेक्निकल नहीं किया हुआ है, उन दोनों को आप अलग अलग पंचिंग बैग पे छोड़ दो, एक दूसरे से लड़वाओ मत। तो वो जो फाइटर है वो अपने आप को इंजर्ड कर लेगा, पंचिंग बैग पे पंचिस मारेगा आड़े टेढ़े, और वो जल्दी थक भी जाएगा। और जो मार्शल आर्टिस्ट है उसको मालूम है कि टेक्निक क्या है पंच मारने की। वो हो सकता है पंच करते करते पंचिंग बैग को भी फाड़ दे और थके भी ना, एनर्जी भी सेव कर ले। बट तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि वो अपना एग्रेशन उस पर दिखाएगा, ये अपना दिमाग उस पर दिखाएगा कि इससे मुझ में क्या इंप्रूवमेंट मिल सकते हैं, और वो पागल हो जाएगा। तो आप अगर रोड पे देखोगे तो कई बार फनी वीडियोस में भी आपको रोड पे दिख जाते हैं कि थप्पड़ मार रहा है और खुद ही गिर जा रहा है, किक मार रहा है तो खुद ही गिर जा रहा है। तो वो भी फाइटर ही है, लाइक लड़ाई लड़ने वाला फाइटर हो गया, जो भी लड़ रहा है वो फाइटर है। लेकिन मार्शल आर्टिस्ट उसको टेक्निक मालूम है कि कम एफर्ट के साथ रिजल्ट ज़्यादा कैसे आ सकते हैं, कहाँ मुझे सही जगह है और कितने इम्पैक्ट के साथ मुझे मारना चाहिए जिससे रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे। आप किसी को एक किक थाई पे मार रहे हो, वहीं दूसरा जो टेक्निकल है वो नाक पे मार रहा है किक, तो मैटर करता है कि नाक पे ज़्यादा इंजरी आएगी कि थाई पे ज़्यादा इंजरी आएगी। और ये टारगेटेड नहीं रहते हैं फाइटर, वो आपको गाल को टारगेट करेगा और पेट पे पंच मार देगा, आपके पैर को टारगेट करेगा और पेट पे किक मार देगा, और मारने आपको जाएगा, गिर खुद जाएगा। तो उनको फाइटर नहीं कह सकते हम, वो कुछ भी है, मतलब उनके लिए फाइटर वर्ड भी बोलना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो वही मैं उसका दूसरे एस्पेक्ट के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपके अंडर इतने MMA फाइटर्स भी ट्रेन हुए हैं, कॉमनवेल्थ तक लोग गए हैं, इतने सारे फाइटर्स ट्रेन हुए हैं। अगर सिर्फ एक फाइटर की बात करें, एक मार्शल आर्टिस्ट की बात करें, तो एक आदमी जो मार्शल आर्ट्स ट्रेन कर रहा है और एक आदमी जो मार्शल आर्ट्स ट्रेन करके फाइट कर रहा है, आपको क्या लगता है वो तो उनमें क्या डिफरेंस है? क्या मतलब जैसे एक मार्शल आर्टिस्ट है जो फाइट भी कर रहा है, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए नहीं कर रहा, सिर्फ फाइट्स भी कर रहा है, तो उसमें और एक फाइटर में क्या डिफरेंस है? मतलब लोग बोलते हैं कि फाइटर में एक हार्ट होता है, जो टेक्निक करने वाले में इतना ना हो, एक फाइटर में हार्ट होता है, तो उस चीज़ के बारे में तो लाइक जैसे दो लोग आए, दो लोगों का सेम कैरियर है, लेकिन एक का कैरियर कॉम्पिटिटिव कैरियर भी हो गया और एक का कैरियर लाइक कॉम्पिटिटिव नहीं है, दोनों की टेक्निक सेम है और दोनों बराबर टेक्निकल है, लेकिन दोनों को फाइट करवाई जाएगी तो उनमें से एक जीतेगा और एक हारेगा। उसका रीज़न ये है कि लाइक ट्रेनिंग के दौरान एक ने अपना दिमाग यूज़ किया और एक ने अपना दिमाग यूज़ नहीं किया। एक उसने फोकस किया कि मुझे इससे फिटनेस चाहिए, मुझे किक्स आने चाहिए, पंच आने चाहिए, रोड पे कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं मार लूँगा, तो वो ये फोकस करके कर रहा है। ठीक है, हो सकता है कि दोनों यही सोच के आए हों कि हमको ऐसे ही करना है, लेकिन ना वो ऐसे करते 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 एक का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, इसके ऊपर पंचेस के ऊपर कमांड आ जाती है, किक्स के ऊपर कमांड आ जाती है। उस दिन वो डिसाइड करता है कि सर मुझे कंपटीशन भी खेलना है। तो पहले दिन कोई भी आता है तो वो मतलब अगर मेरे पास कोई बच्चे आ रहे हैं सीखने के लिए और मैं पूछूं उनके पेरेंट्स से कि आप इनको कंपटीशन भी खिलाना चाहोगे, तो एज अ ट्रेनर ये मेरा क्वेश्चन गलत है। और अगर पेरेंट ऐसा बोलते हैं कि नहीं सर हमको इनको कंपटीशन भी खिलाना है और इस हिसाब से सब करना है, तो एज अ ट्रेनर मैं उनको तैयारी करवा सकता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कंपटीशन खेलेंगे और खेल के जीत जाएंगे या नहीं। खेलना अलग बात है कि हाँ यू कैन टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन, लाइक आपने 6 महीने 8 महीने ट्रेनिंग करी है और आपके किक और पंचेज और सब अच्छा हो गया है, अब आप तो पार्टिसिपेशन इज़ डिफरेंट बट कंपटीशन को जीतना इज़ डिफरेंट। तो केज के अंदर एंटर करना और केज के बाहर एंटर करना, बाहर खड़े होके फाइट को देखने में बहुत डिफरेंस है। केज के बाहर खड़े होके जो फाइट देखते हैं वो क्राउड एक बहुत बड़ा क्राउड है, तो लेकिन केज के अंदर जो
फाइट कर रहे हैं वो टेक्निकल है, उसने दिमाग यूज़ किया है, उसका डेडिकेशन ज़्यादा है, वो हारने के बाद वापस कमबैक कर सकता है, और उसका डेडिकेशन उतना था कि लाइक वो पैशन बन चुका है, उसका वो पैशन नहीं है, उसने उसका लाइक है बिकॉज उसके और पैशन आदमी का तभी हो सकता है जब वो ये सोच ले कि नहीं मुझे यही करना है, मेरे पास लाइक लाइफ सर्वाइव करने के लिए भी और कुछ नहीं है, मुझे इसी से लाइफ सर्वाइव करनी है, तब वो इसमें डेडिकेटली जा सकता है। और उसमें बड़ा रोल पेरेंट्स का भी रहता है। अगर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो पेरेंट्स सपोर्टिव होना चाहिए, फाइट जो कर रहा है वो सपोर्टिव होना चाहिए, कोच ट्रेनर वैसा होना चाहिए, कॉम्बिनेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब अगर आप दूसरे लैंग्वेज में कहेंगे कि जैसे कई लोग ढूंढने आते हैं कि अच्छे ट्रेनर कौन है, कि ये वो अच्छे ट्रेनर हैं या ये अच्छे ट्रेनर हैं, वो बहुत अच्छा सिखाते हैं, तो आ गए और ज्वाइन कर लिया। अब 50 बच्चे हैं, ट्रेनर तो अच्छे हैं लेकिन 50 को चैम्पियन नहीं बना सकते, तो अब पेरेंट्स ने ट्रेनर को ढूंढ लिया, लेकिन अब यहाँ पर ट्रेनर की बारी आती है, ट्रेनर ढूंढता है प्लेयर को। तो अगर आप बहुत सारे बच्चों को अगर आप देखते हो तो मेरा यही मानना है कि हमेशा एक ट्रेनर अच्छे खिलाड़ी की खोज में ज़्यादा ढूंढते हैं, कि मतलब मुझे तब ज़्यादा अच्छी खुशी होगी कि अगर मेरे पास 10 लोग आए हैं और 10 में से 2 बहुत अच्छे फाइटर्स आए, तो मुझे वो 2 का लालच ज़्यादा रहेगा कि यार ये मेरे पास कंटिन्यू रहें, बिकॉज कुछ अगर अच्छे फाइटर होते हैं तो वो कोच के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें खो चुकी रहती हैं उनको भी क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। अगर मैं 4 लोगों को ट्रेनिंग करा रहा हूँ और वो जैसी मैं ट्रेनिंग कराना चाहता हूँ वैसी ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, तो पहले तो मैं उनको वही ट्रेनिंग कराने पे पूरा फोकस करूँगा जैसी मैं चाहता हूँ। अब उन्होंने जैसी मैं ट्रेनिंग चाहता हूँ वैसी उन्होंने ट्रेनिंग कर दी, अब मुझे कुछ और उनको सिखाना है, तो उसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर मेरे सीखने की भी बारी आ जाती है, अगर मेरे पास कोई अच्छा सीखने वाला आता है तो इसके लिए मतलब कह सकते हैं कि ये एक कॉम्बिनेशन है, पेरेंट्स, प्लेयर और कोच। अगर अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो एक अच्छे फाइटर का जन्म हो सकता है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर फाइटरों के पीछे वही, और दूसरी चीज़ नीड, कि फाइटर की नीड कैसी है, ज़रूरत, मतलब वो कितना डिवोटी है, क्योंकि जब आदमी के पास कुछ नहीं करने को होता है तब आदमी सोचता है कि नहीं अब ये कर लेते हैं, और फिर वो उसमें इतना चूर होके करता है कि हाँ अब मुझे जो कुछ मिलने वाला है इसी से मिलने वाला है, नहीं तो मैं कुछ हासिल नहीं कर सकता। तो आपको अपने आप को समर्पित करके इससे कुछ पाना पड़ेगा। लाइक जैसे कह सकते हैं ना कि अगर भगवान की भक्ति करनी है तो आपको समर्पित करना पड़ेगा, आपको भूल जाना पड़ेगा कि घर क्या है, परिवार क्या है, तब जाके आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी या आपको शांति मिलेगी या ऐसा। तो यहाँ पर भी आपको वैसे ही मतलब तपस्या टाइप से ही करनी पड़ती है, जब तक आप तपस्या नहीं करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगी।